मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूँगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ये ताजपोशी किसी चमत्कार से कम नहीं है। नरसिम्हा राव का शपथ ग्रहण तस्दीक करता है कि सियासत उम्र की मोहताज नहीं होती और रिटायरमेंट एज में भी सियासतदां के लिए राजयोग का संयोग बन सकता है। हिंदुस्तान के 10वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ भी यही हुआ। बताया जाता है कि सियासत में अपने लंबे करियर के बाद नरसिम्हा राव पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की तैयारी कर रहे थे। वो दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। वैसे नरसिम्हा राव के मित्र और कुछ ज्योतिषी ये जरूर कह रहे थे कि उन्हें वापस आना होगा और उनकी बात सच साबित हुई। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में कई अहम कैबिनेट पद पर होने के बावजूद और कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद पीवी नरसिम्हा राव को राजीव गांधी ने लोकसभा का टिकट 1991 में नहीं दिया था। पीवी नरसिम्हा राव निराश हो चुके थे और ऐसे में आंध्र प्रदेश वापस लौटना चाहते थे। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित कहा जा सकता है। एलटीटी के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर थी और उसके बाद कांग्रेस, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी 1991 के लोकसभा के चुनाव में, अचानक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। सोनिया गांधी किसी भी कीमत पर सरकार को लीड नहीं करना चाहती थी और न ही राजनीति में शामिल होना चाहती थी। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कांग्रेस के भीतर जो सोनिया गांधी या यूं कहें कि गांधी परिवार के लिए न सिर्फ लॉयल रहे बल्कि गांधी परिवार की बातों को सुने भी। सोनिया गांधी ने पीएन हस्कर से मशवरा किया। पीएन हस्कर ने एक ऐसा नाम सुझाया जो शंकर दयाल शर्मा का था। शंकर दयाल शर्मा लेकिन सक्रिय राजनीति में आना नहीं चाहते थे। उन्होंने खराब तबीयत का हवाला दिया। ऐसे में एक बार फिर खोज शुरू हुई। कई नेता सामने थे, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, लेकिन पीएन हस्कर और तमाम अन्य कांग्रेस के नेताओं ने आखिरकार नरसिम्हा राव का नाम ही सुझाया। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ पर यह बताएं कि जब नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था तो उनके घर पर एक फकीर आए थे। फकीर ने नरसिम्हा राव के पिताजी को कहा था, आपका बेटा एक दिन हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। कौन जानता था कि फकीर की यह भविष्यवाणी पीवी नरसिम्हा राव के लिए उनके उन दिलों में कामयाब साबित होगी जब वो राजनीति से मोह भंग कर आंध्र प्रदेश वापस लौटना चाहते थे। नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले राजनेता थे जिन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभाला। हिंदुस्तान के इतिहास में बेहद अहम था 1991 से 1995 का साल। हम ग्राउंड जीरो से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से नरसिम्हा राव की सियासत की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने नरसिम्हा राव की सियासत को नजदीक से देखा है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट था उनका, तो इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स में चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोले तो चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पीवी नरसिम्हा राव थे। दैट्स नंबर वन। अभी नेहरू गांधी फैमिली से फर्स्ट टाइम ए प्राइम मिनिस्टर फुल टर्म कंप्लीट करे, 5 इयर्स। 1991 के चुनाव के बाद नरसिम्हा राव ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। देश के लिए काफी अहम था 1991 का चुनाव। राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए उस चुनाव में कांग्रेस को लेकर सहानुभूति थी। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 244 सीटें जीती थी। 120 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। जनता दल 59 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि लेफ्ट को 49 सीटें मिली थी। शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी ये वो दिग्गज थे जो कांग्रेस में पीएम पद के दावेदार थे, लेकिन नरसिम्हा राव को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस दौर में देश के पीएम का पद संभालना कांटों भरे ताज से कम नहीं था। नरसिम्हा राव को कई चुनौतियों से जूझना था। सबसे बड़ा संकट था आर्थिक संकट। आर्थिक सुधार देश की जरूरत थी और नरसिम्हा राव को फैसला लेना था और उन्होंने आर्थिक सुधार का फैसला लिया भी। चूंकि आर्थिक क्षेत्र में नरसिम्हा राव के हाथ तंग थे, इसलिए उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और घरेलू विरोधियों को समझा सके कि भारत अब पुराने ठर्रे पर नहीं चलेगा। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी खराब थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते देश का सोना गिरवी रखा जा चुका था। तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, महंगाई चरम पर थी और देश टूटता हुआ दिखाई दे रहा था आर्थिक नजरिए से। ऐसे में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सत्ता संभाली।
वित्त मंत्रालय संभालना चाहते थे, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वित्त मंत्रालय उन्होंने अपने पास नहीं रखा। ऐसे में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि उनके फैसले या उनके निर्देश पर चले, लेकिन अगर कोई गलती हो तो उसका ठिकरा वो अपने वित्त मंत्री के माथे फोड़ सके। ऐसे में उन्होंने पीसी अलेक्जेंडर से बातचीत शुरू की, किसे वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल का नाम पीसी अलेक्जेंडर ने सुझाया। आईजी पटेल ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ सकते। ऐसे में मनमोहन सिंह का नाम सामने आया। मनमोहन सिंह उस वक्त यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे। मनमोहन सिंह को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था जब पीसी अलेक्जेंडर ने उन्हें फोन किया कि वो देश के वित्त मंत्री बन सकते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि जब तक नरसिम्हा राव खुद फोन करके मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं इसे नहीं मानूंगा। अंततः जिस दिन शपथ लेना था उस दिन नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फोन किया और 1 घंटे के भीतर यूजीसी के दफ्तर से निकलकर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाए जाने के बाद पूरे देश की नजर मनमोहन सिंह के पहले बजट भाषण पर थी। अपने पहले बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो की उस मशहूर लाइन का जिक्र किया था कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ चुका है। उन्होंने अपने बजट भाषण में राजीव गांधी, इंदिरा और नेहरू का बार बार नाम जरूर लिया, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों को पलटने में वो जरा भी नहीं हिचके। हिंदुस्तान ने इतने बड़े आर्थिक बदलाव आज तक नहीं देखे थे। ये उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान 21वीं सदी में आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उपलब्ध है, क्योंकि 1991 में नरसिम्हा राव ने वो आर्थिक बदलाव किए जिसने हिंदुस्तान की नींव हमेशा के लिए बहुत मजबूत और स्थगित कर दी थी, या यूं कह के स्थापित कर दी थी। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, आर्थिक बदलाव के साथ साथ नरसिम्हा राव ने पूरे हिंदुस्तान का नजरिया ही बदल दिया था। राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सरलीकरण जो करने की कोशिश की वो आधा की थी 1995 में। जी 95 नहीं 1985 में। और वो आधा में जो रुक गया था उस प्रोसेस को पूरा आगे ले गए नरसिम्हा राव जी। देश को आर्थिक चुनौतियों से निकालने की कोशिश कर रहे नरसिम्हा राव को उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती मिल रही थी विपक्षी बीजेपी से। 1991 बीजेपी के लिए शानदार साल था। इस चुनाव में बीजेपी 119 सीटों पर कब्जा जमा चुकी थी। कांग्रेस ने भले ही पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाकर सरकार बना ली थी, लेकिन बीजेपी जोर शोर से देश भर में अपनी पकड़ बना रही थी। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के केंद्र में था और यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हिंदूवादी संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। अयोध्या का मुद्दा कोर्ट में था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का सब्र जवाब दे रहा था। 20,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को अयोध्या के पास फैजाबाद में तैनात किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उन्हें बुलाया जा सके। ऐसा लगता था कि आज़ादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बल को कभी किसी एक जगह पर नहीं भेजा गया है। इसके बावजूद 6 दिसंबर को जब जन सैलाब उबड़ा तो उसके बाद सब कुछ ऐसा लगा कि ध्वस्त होता दिखाई दिया। ऐसा माना जाता है कि कार सेवक 11:30 बजे के बाद लगातार बाबरी मस्जिद दीवारी ढांचे के आसपास चढ़ते दिखाई दिए, गुंबजों पर चढ़े और महज 3 घंटे के भीतर पहले गुंबज को ढा दिया गया और उसके बाद एक धक्का और गुंबज को नीचे गिराया जाए, इसकी ध्वनि गूंजने लगी और शाम 5 बजे से पहले तीनों गुंबज गिराए जा चुके थे और उसके साथ साथ समतल जमीन पर मंदिर निर्माण का काम भी शुरू करने की कोशिश की गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ऐसा लगता है कि 6 दिसंबर को पूरी तैयारी थी। लोग जानते थे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से कार सेवक वहां पर चढ़कर तमाम तोड़फोड़ कर रहे थे वो बिना किसी अभ्यास के कोई नहीं कर सकता। बिना इंजीनियर्स की मदद के किसी को ये जानकारी नहीं मिल सकती थी कि उस 500 साल पुरानी इमारत को किस तरीके से ढहा जा सकता है। विवादित ढांचा ढा दिया गया और सवाल केंद्र के नरसिम्हा राव पर भी उठाए गए। कुछ जानकारों ने नरसिम्हा राव पर सीधे आरोप लगाए। और सबसे बड़ी बात, कल्याण सिंह ने जो भरोसा दिया था उस भरोसे पर वो खरे नहीं उतर पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के सामने एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत की थी जिसे लेकर आप उसे हिंदुस्तान का काला अध्याय कह सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के ऊपर भी कई सवाल उठे। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पूजा में व्यस्त थे, लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक किसी ने नहीं की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर केंद्र सरकार का आदेश वक्त रहते मिला होता, 20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो फैजाबाद में तैनात थी वो अगर पहुंच गई होती राम जन्मभूमि उस पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास,
तो शायद 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो कभी नहीं होता। सांप्रदायिक दंगे की आग में मुल्क जल रहा था। सबसे खौफनाक दंगा हुआ था मुंबई में। 6 दिसंबर 1992 से मुंबई में दंगे की चिंगारी भड़की थी और एक महीने यानी 26 जनवरी 1993 तक मुंबई दंगों की आग में जलती रही। 7 दिसंबर को बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़कों पर बाहर निकले। सरकारी बसें, इमारतों पर बहुत तरीके से प्रहार करने की कोशिश की गई। हिंसा बड़े पैमाने पर हुई और ऐसे में पुलिस ने प्रतिकार भी बड़े पैमाने पर किया। तारीख 12 मार्च 1993। इस तारीख को 12 जगहों पर 12 बम धमाकों से मुंबई दहल उठी थी। अंडरवर्ल्ड ने देश के दुश्मनों के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी। बम ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। ये एक ऐसा दौर था जो हिंदुस्तान को झकझोर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने मार्च 1993 में जो देखा उसने हिंदुस्तान की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जो था उसने आतंकवाद के साथ समझौता कर लिया। दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट किया। 200 से ज्यादा लोग मारे गए। मुंबई दहल उठी थी और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में आतंकवाद ने एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया था। और अब यह आतंकवाद दरअसल एक धर्म आधारित आतंकवाद के तौर पर देखा जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि 6 दिसंबर 1992 की वजह से हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर जो बदली, उसके बाद कभी उसका वापसी न हो पाया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि नरसिम्हा राव के रहते हुए हिंदुस्तान ने वो रेडिकलाइजेशन देखा है जिसकी उम्मीद किसी को कभी नहीं थी। 1992 के बाद नरसिम्हा राव के खिलाफ लगातार पार्टी में आवाज मुखर हो रहे थे। पार्टी का एक धड़ा लगातार इस कोशिश में था कि सोनिया गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। राव ने हमेशा इसका विरोध किया। पार्टी मंच पर दिया उनका एक बयान उस वक्त काफी चर्चा में भी रहा। राव का कहना था कि जैसे इंजन ट्रेन की बोगियों को खींचता है, वैसे ही कांग्रेस के लिए जरूरी क्यों है कि वो गांधी नेहरू परिवार के पीछे पीछे ही चले। नरसिम्हा राव ने पार्टी के अंदर तो उस दौर में किसी को पावर सेंटर के तौर पर नहीं उभरने दिया, लेकिन उनके दौर में एक आश्रम पावर सेंटर के तौर पर जरूर उभरा। दिल्ली में आश्रम का पता था कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, विश्व धर्मायतन सनातन, यही नाम था इस आश्रम का और इसे स्थापित किया था चंद्रस्वामी ने। चंद्रस्वामी के बारे में कहा जाता है कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर, ब्रुनई सुल्तान और हथियार डीलर अदनान खाशोगी तक उससे सलाह लिया करते थे। बताया जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव चंद्रस्वामी को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा देते थे और चंद्रस्वामी का आश्रम उस दौर में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा था। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का काफी करीबी बताया जाता था, जो कि हर तरह की डील में शामिल हुआ करता था। रक्षा सौदे हो तो चंद्रास्वामी, बिजनेस डील हो तो चंद्रास्वामी, कोई काम कराना है तो चंद्रास्वामी। ऐसा लगता था कि चंद्रास्वामी एक अलग सी सरकार चला रहा है जिसमें नरसिम्हा राव का समर्थन हासिल है। चंद्रास्वामी के ऊपर तो इस तरह के आरोप भी लगे कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश में भी हाथ रखा था। ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, ये बात अलग है। हर्षद मेहता, द बिग बुल हर्षद मेहता ने एक ऐसा स्कैम किया जिसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से झकझोर कर रख दिया था। हर्षद मेहता ने लाखों करोड़ रुपए का स्कैम किया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर्षद मेहता उसमें से कुछ पैसे को लेकर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलने के लिए 7 रेसकोर्स रोड पहुंच गया। जी हाँ, बक्से भर भर कर पैसे हिंदुस्तान ने पहली बार प्रधानमंत्री के निवास पर देखा था और वो हर्षद मेहता की देन है। इसके साथ साथ लाखूभाई पाठक डायरी स्कैम भी सामने आया था, जिसमें उस वक्त सांसद रहे लालकृष्ण आडवाणी का नाम सामने आया। सुचिता की मिसाल रखते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उथल पुथल से भरा था नरसिम्हा राव का कार्यकाल। नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार का बड़ा फैसला लिया था, लेकिन उनका कार्यकाल तलवार की धार पर चल रहा था। पार्टी के अंदर विरोधियों को मात देने की चुनौती थी, एक अलग वजूद बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने परमाणु परीक्षण की भी तैयारी कर ली थी। बताया जाता है कि 1996 के चुनाव से पहले नरसिम्हा राव परमाणु परीक्षण कर लेना चाहते थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि परीक्षण के पहले अमेरिकियों को इसकी जानकारी मिल गई थी और नरसिम्हा राव को परीक्षण टालना पड़ा। 15 दिसंबर 1995 को न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण की तैयारी की खबर छपी थी। बताया जाता है कि इसके बाद खुद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नरसिम्हा राव से फोन पर बात की थी। हमें इस बात पर भी जोर देना पड़ेगा कि इसका श्रेय जो हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया वाजपेयी सरकार के दौरान, असल श्रेय जाता है
प्रधानमंत्री नरसिंह राव को, और वो सिर्फ इसलिए कि 1995 में पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरसिंह राव परमाणु परीक्षण की कर चुके थे। लेकिन अमेरिकी सरकार को इसकी भनक लग गई थी और काफी दबाव पड़ा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिंह राव को, जिसके वजह से उन्हें अपनी इस योजना को छोड़ना पड़ा था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव दरअसल एक ऐसे देश के नेता रहे जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। 14 भाषाएं जानते थे, 10 से ज्यादा भाषाओं में खुद लिख सकते थे, लेखनी कर सकते थे। नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1996 में खत्म हुआ। 1996 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। इसके साथ ही नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल करियर के खात्मे की शुरुआत हो गई। नरसिम्हा राव अब प्रधानमंत्री नहीं थे। नरसिम्हा राव के पास अब कोई विकल्प भी नहीं था। पार्टी में उनके लिए जगह नहीं थी और सोनिया गांधी अब उन्हें पसंद नहीं करती थी। उनके पास एक ही विकल्प बचा था, वो शांति से अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झेलें और उन आरोपों के साथ दिल्ली में गुजर बसर करें, क्योंकि अब हैदराबाद या फिर आंध्र प्रदेश वापस लौटने का उनका सपना पूरा होने वाला नहीं था। 1998 में नरसिम्हा राव का टिकट काटकर उन्हें लगभग खत्म कर दिया गया। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो राव अनौपचारिक रूप से कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिए गए। उन्होंने तो 5 साल प्राइम मिनिस्टर थे, 5 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। नरसिम्हा राव का ट्रीटमेंट दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी सब लोग बात करते हैं। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में, तेलंगाना पॉलिटिक्स में, तेलंगाना बैकवर्ड रीजन है। बैकवर्ड रीजन तो उतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 इयर्स, उनका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं रहता था। जब वो गांधी परिवार को बाहर रख रहे थे तो वो पार्टी में प्रजातंत्र ले आने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अर्जुन सिंह जी और नारायण दत्त तिवारी जी फिर इन लोगों को लेकर आ गए और बोल दिए ये गांधी परिवार का होगा। तो मैं नहीं मानता हूं कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, एकदम नाइंसाफी हुआ है। 2004 में नरसिम्हा राव का निधन हुआ। निधन के बाद भी सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को तरजीह नहीं दी। यूपीए ने दिल्ली में नरसिम्हा राव की समाधि बनाने की भी इजाजत नहीं दी थी। 2014 में सरकार के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर दिल्ली में नरसिम्हा राव के लिए समाधि बनाने की मांग की थी। इसके बाद दिल्ली में उनके समाधि स्थल के निर्माण का काम शुरू हुआ। नरसिम्हा राव की समाधि पर आकर आपको इस बात का एहसास होता है कि भारतीय राजनीति ने दरअसल नरसिम्हा राव को कितना कम आंका है। दिल्ली में उन्हें जगह तक नहीं दी गई, ये अपने आप में बड़ी अफसोस की बात है। दरअसल नरसिम्हा राव को इस बात का भी श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को शब्दशः लागू भी करवाया। 27% ओबीसी को आरक्षण देने के साथ साथ उसमें क्रीमी लेयर की बात भी जो सुप्रीम कोर्ट में रखी, उसे भी पूरे तरीके से अमली जामा पहनाया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1991 से 1996 का दौर हिंदुस्तान में न सिर्फ आर्थिक बदलाव का दौर रहा, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव का भी रहा, जिसमें कूटनीति राजनीति में घुसती हुई दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस तमाम चीजों से नरसिम्हा राव देश को बचा ले गए। नरसिम्हा राव ने खुद के बारे में लिखा है, पटवारी से प्रधानमंत्री तक की लंबी यात्रा जिसमें किसी भी मंच पर सराहना नहीं मिली। कहा जाता है कि उनकी ये शिकायत पार्टी आलाकमान से रही है। बगैर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ऐसा अगर बोल तो away from the Gandhi family, he has been insulted and then he has been sent back to Hyderabad because he is not from the Gandhi family. कांग्रेस में भले ही नरसिम्हा राव के वजूद को मिटाने की कोशिश हुई हो, लेकिन इतिहास नरसिम्हा राव को कभी नहीं भुला सकता। कोई नहीं भुला सकता कि नरसिम्हा राव की अगुवाई में हिंदुस्तान में पहली बार आर्थिक सुधार की नींव पड़ी। आज जिस आर्थिक तरक्की के लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है, उसकी बुनियाद नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही पड़ी थी।